नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीआर टीजी2 की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पीसीआर टीजी2 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि दोस्तों ये प्रश्न यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। दोस्तों, ये विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न होंगे, जैसे कि NPCIL, NFL, UPPCR TG2, UPRVNL, DRDO और इसरो आदि जगहों पर ये पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि दोस्तों अति महत्वपूर्ण आपकी परीक्षाओं के लिए ये साबित होंगे। दोस्तों, ITI लेवल का कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम है, आपका यहाँ से टेक्निकल आपका तैयार हो जाएगा, जो कि इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्न दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, जो कि दोस्तों ऑलरेडी हमने 47 प्रश्न इस टॉपिक के कर लिए हैं, उसके आगे 48वें प्रश्न से हम कर रहे हैं। अगर वो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। चलिए, आज का प्रश्न है, विद्युत बिना पानी भरे ही यदि किसी वैद्युत केतली की बिजली चालू की जाए तो दोस्तों यह इसकी वैद्युत कुंडली जल जाएगी। ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, इसमें ऊष्मा का फार्मूला दिया गया है, जो कि देख सकते हैं H=I²RT। ऊष्मा इसमें उत्पन्न होती है, फार्मूला होता है। अगला प्रश्न है, दो धातु वाली पट्टियां प्रयुक्त की जाती हैं। राइट आंसर, थर्मोस्टेट में, अभिचालनों में, विद्युत परिपथों के खोलने अथवा बंद करने के लिए और धातु के बने थर्मामीटरों से, ये सभी में प्रयुक्त की जाती हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, रूम हीटर का हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित का बना होता है। राइट आंसर, नाइक्रोम का। दोस्तों, नाइक्रोम में जो होती है वो 80% निकिल और 20% क्रोमियम होता है। इसका उपयोग विद्युत प्रेस, केतली, टोस्टर आदि के भी हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, विद्युत गीजर में ताप नियंत्रक किस तरह जुड़ा रहता है। राइट आंसर, तापन अवयव के श्रेणी में, हीटिंग एलिमेंट, ये इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों आपका अगला प्रश्न है। दोस्तों, इसमें अधिक जानकारी आप खुद से चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई है। दोस्तों, ये सवाल है, आप पेन कॉपी लेकर ज़रूर बैठा करें। अगर जो जो सवाल आ जाए तो आप उसे खुद से अपने आप हल किया करें, जब ना आए तब इसमें देखा करें। चलिए, 1000 वाट का हीटर 200 वोल्ट विद्युत सप्लाई से जुड़ा है। यदि एक महीने में 30 घंटे तक जुड़ा रहता है, यदि विद्युत के दाम 4 रुपये प्रति इकाई है, तो महीने का बिजली का बिल कितना होगा। दोस्तों, काफ़ी सिंपल सवाल है, फार्मूले पर रख देना है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि 120 आपका सही उत्तर होगा। ये दोस्तों सिंपल सवाल है, इसे आप ज़रूर हल करें और हल करके बताएं कि आपका इतना उत्तर आ रहा है। दोस्तों, ये भी वही सवाल है, जो कि वही फार्मूला पर रखा गया है। 1000 वाट का हीटर प्रतिदिन 4 घंटे प्रयोग में आता है और 35 पैसे प्रति यूनिट की दर से 30 दिन का बिल क्या होगा। दोस्तों, इसे भी फार्मूले में रख देंगे, जो कि व्यय ऊर्जा में, तो आपका उत्तर निकल कर आएगा। इसमें से दोस्तों, इसमें से कोई नहीं दिया है। दोस्तों, इसका जो उत्तर आया है 42 रुपये निकल कर आया है। दोस्तों, इसका फार्मूला जो है वाट गुणे घंटा गुणे दिन अपान 1000 कर देंगे, तो आपका इसमें जो है उत्तर निकल कर आ जाएगा। इसका सही उत्तर होगा, इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी 42 उत्तर इसका सही निकल कर आ रहा है। अगला प्रश्न है, हीटर निम्नलिखित पर कार्य करता है। राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोध भार पर। प्रतिरोध भार पर हीटर कार्य करता है, जो कि दोस्तों इसके लंबे कॉयल नुमा एलिमेंट को फंसाया जा सके। यह प्लेट 1300 डिग्री सेल्सियस ताप तक सह सकती है। चलिए, और दोस्तों आप खुद से अधिक जानकारी देख सकते हैं। दोस्तों, इतना बड़ा बड़ा दिया है और इसे पूरा सॉल्व करने में, मान लो इसकी पूरी व्याख्या करने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए आप खुद से इसे आराम से वीडियो रोक कर पढ़ लें। आपका अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रिक आयरन को 2 पिन सॉकेट से बिजली की सप्लाई हो रही है और
यदि एलिमेंट का संपर्क इलेक्ट्रिक आयरन की बॉडी से हो जाए तब क्या होगा? राइट आंसर दोस्तों, इसका ऊष्मन प्रभाव वही रहेगा। दोस्तों इसका ऊष्मन प्रभाव वही रहेगा। और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। अगला प्रश्न है, विद्युत वेल्डिंग मशीन में प्रयोग में आने वाली डीसी जनित्र की इनमें से किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर, विभेदक संयुक्त। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत ओवन में तापक्रम किससे नियंत्रित होता है? राइट आंसर, थर्मोस्टेट से। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध और हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित के बनते हैं? राइट आंसर, नाइक्रोम के। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, और खुद से जानकारी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई है। कौन सा उपकरण इलेक्ट्रिक धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है? राइट आंसर, टोस्टर। दोस्तों हीट का जो फार्मूला होता है H=I²RT होता है। दोस्तों ये सवाल है, आप इसे हल ज़रूर करें, पेन कापी लेकर ज़रूर बैठें और हल करें। क्या आपका उत्तर इसमें से जो बता रहा हूँ ये आएगा? 1000 वाट हीटर को एक 240 वोल्ट AC सप्लाई से जोड़ा गया है। हीटर में प्रवाहित धारा डैश डैश है। राइट आंसर दोस्तों इसका जो उत्तर निकल कर आएगा, आप हल करेंगे तो आपका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 4.166 एम्पियर निकल कर आएगा इसकी धारा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर आप नहीं हल कर पा रहे हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। काफ़ी सिंपल सवाल है, आप तो इसे चुटकियों में हल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये नॉर्मल सवाल है। साधारणतः तापन साधनों में प्रयुक्त विद्युत केबल में विद्युत शक्ति की कुछ क्षति हो जाती है तो जिसका कारण होता है? राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा जनित ऊष्मा के रूप में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है। आपको एक ऐसे विद्युत तापक की जांच करनी है जो गर्म नहीं होता। आपने पता लगाया कि पूर्ति सर्किट और अनुरूपी स्विच में कोई खराबी नहीं है। इस दोष को दूर करने के लिए आप कौन सा कदम उठाएंगे? राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, तापक को पूरा खोलकर सभी पुर्जों की जांच करना, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, अधिक जानकारी डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आपको एक पंखा या लैंप परिवर्तित करना है तो ऐसे मामले में सबसे सुरक्षित कौन सा मार्ग होगा? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, मुख्य पूर्ति स्विच को पहले बंद करें। पहले मान लो दोस्तों जो मेन स्विच है वहाँ से पहले आप कर दें कि लाइट वहाँ से ऑफ हो जाए, तभी आप उसमें काम करना शुरू करें। अगला प्रश्न है, विद्युत जल तापक और संयोजक केबल के बीच IS के अनुसार विद्युत प्रतिरोध कितना होना चाहिए? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, 0.01 किलो ओम, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है। एकल तंतु वाले विद्युत तापक की तापमान सीमा होती है? राइट आंसर, 750 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस तक, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1000 वाट 230 वोल्ट विद्युत केतली को 15 एम्पियर प्लग सर्किट से संयोजित किया जाता है और संयोजक केबल भी 15 एम्पियर्स धारा वहन क्षमता का प्रयोग किया जाता है। इस उपकरण की सुरक्षा के लिए फ्यूज का मान क्या होगा? दोस्तों आप इसे हल करेंगे, काफ़ी सिंपल फार्मूला इसमें लगेगा, तो आपका इसमें हल करेंगे तो आपका उत्तर निकल कर आएगा 5 एम्पियर। दोस्तों हल करें और कमेंट करें क्या आपका उत्तर इतना आ रहा है जो मैंने बताया। अगर नहीं आप हल कर पा रहे हैं तो यार डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत तापक में प्रयुक्त ऊष्मारोधी अचालक है? राइट आंसर, चीनी मिट्टी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध होना चाहिए? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, केवल कुछ ओम, 10 से कम या 0 होना चाहिए। दोस्तों आपकी परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक हैं, आप जी तोड़ से मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपकी UPPCL की अच्छी वैकेंसी है। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि ITI लेवल का इससे ज़्यादा कहीं सैलरी मिलती होगी। दोस्तों काफ़ी अच्छी वैकेंसी है,
आपकी शुरुआत से ही 39 लगभग 38 या 39,000 से शुरुआत ही सैलरी हो जाती, जो कि ITI लेवल में काफ़ी अच्छी हद तक सैलरी मानी जाती है दोस्तों। और अच्छी बात ये है दोस्तों कि इसमें प्रमोशन करके आपको जेई तक बना दिया जाता है। इससे अच्छी क्या बात होती है दोस्तों। जेई के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए दोस्तों आप जी तोड़ मेहनत करिए, आप इसी में सिलेक्ट हो जाइए, क्योंकि दोस्तों ये बार बार मौका नहीं मिलता। कई सालों में वैकेंसी आती है, जो कि देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी वैकेंसियां आती हैं। इसीलिए दोस्तों आप जी तोड़ मेहनत करके काफ़ी अच्छी वैकेंसी आप इसमें लग जाइए। और दोस्तों अगर मेहनत करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे कि DRDO में वैकेंसी आई है दोस्तों, सेल में भी वैकेंसी आई है, आप इसमें फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें, आपके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छी उसमें भी वैकेंसी दी गई हैं। चलिए दोस्तों, बार्क में आने वाली वैकेंसी हैं, आप तैयार रहें और इसी तरह तैयारी करते रहें, और आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप तैयारी करते रहेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, यदि एक एकल फेज 230 वोल्ट 48 इंच छत के पंखे को 120 वोल्ट पर प्रचलित किया जाए तो राइट आंसर वह धीमा चलेगा। दोस्तों अधिक जानकारी डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी कार्यरत छत के पंखे के ये कैपेसिटर संधारित्र या कैपेसिटर का एक संयोजक खुल जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंखा एक बार रुक जाने पर पुनः चालू नहीं होगा। ये इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, क्योंकि सिंगल फेज की मोटरें स्वचालित नहीं होती हैं। यदि संयोजक को पुनः प्राप्त किया जाए तो एवं चलाया जाए तो पुनः पंखा को प्रारंभ किया जा सकता है दोस्तों। इसे कैपेसिटर द्वारा इसे स्वचालित बनाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, यदि कोई मेज पंखा गति नियंत्रण नाभ से अप्रभावित रहता है तो उसका क्या होगा। राइट आंसर दोस्तों, रेगुलेटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, यदि कोई मेज का पंखा धीरे चलता है और गर्म हो जाता है तो उसमें दोष यह है कि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रनिंग वाइंडिंग का कुछ अंश शॉर्ट सर्किट है। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विद्युत पंखे में संधारित्र यानी कैपेसिटर लगाने का उद्देश्य है। राइट आंसर फेज शिफ्ट यानी फेज शिफ्ट करना, यानी फेज अलग करना दोस्तों, ताकि सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट हो सके। टोस्टर नामक उपकरण में केंद्रीय तापक तंतु यानी हीटिंग एलिमेंट की तुलना में बाह्य तंतु का प्रतिरोध डैश होता है। राइट आंसर आधा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न जाने से पहले दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, और अगर इसकी PDF चाहिए 2-3 दिन में इसकी PDF दे दी जाएगी दोस्तों। इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने DC जनरेटर, DC मोटर और तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आदि के लिए आदि की महत्वपूर्ण जो कि PDF दे दी है दोस्तों। यहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं और खुद से सवाल वहाँ से लगा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, गीजर की एक आंतरिक टंकी डैश की बनाई जाती है जिससे कि वह लवण युक्त जल से भी खराब ना हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टिन आलेपित तांबा। दोस्तों इस और अधिक जानकारी यहाँ से देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। अगला प्रश्न है, यदि मिक्सर की आर्मेचर कुंडलन खुली है तो यानी आर्मेचर वाइंडिंग खुली है तो क्या होगा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मिक्सर चलेगा ही नहीं। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, इसकी घूर्णन गति तो आप जानते हैं 3000 से 1500 RPM होती है। अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न, यदि किसी वॉशिंग मशीन की बेल्ट ढीली हो जाए तो क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल पल्सेटर घूर्णन नहीं करेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, इसमें एकल फेज यानी सिंगल फेज 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज संधारित्र स्टार्ट यानी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, डिटेल से जानकारी आप खुद से देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आपको पूरा व्याख्या की जाए। अगला प्रश्न है आपको, प्रचालन वोल्टता की उपस्थिति में विद्युत उपकरणों शॉर्ट सर्किट होने का दोष का निवारण क्यों नहीं किया जा सकता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए,
उच्च शॉर्ट सर्किट धारा मापक उपकरण को खराब कर सकती है। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सीलिंग फैन के स्वीप को निम्नलिखित के संदर्भ में प्रकट किया जाता है। दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्लेड की छोर से मोटर के केंद्र की दुगनी दूरी। दोस्तों अधिक जानकारी यहाँ से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, चालू करने से पूर्व प्रत्येक उपकरण की विद्युत रोधी प्रतिरोध हेतु जांच करनी चाहिए। जल तापक के लिए विद्युत रोधी प्रतिरोध का मान डैश से कम नहीं होना चाहिए। राइट आंसर 0.5 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, समान लंबाई और विशिष्ट प्रतिरोध परंतु 3% निम्नतर व्यास सहित एलिमेंट का उपयोग करते हुए आप किसी वैद्युतिक टोस्टर के एलिमेंट को बदलते हैं। एलिमेंट को बदलने के बाद कार्यकारी तापमान क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तापमान लगभग 3% बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की वॉशिंग मशीन में ड्रम ही भारित कपड़ों को धोने के लिए घूर्णन करता है? राइट आंसर टम्बलर प्रकार का। अगला प्रश्न है, फूड मिक्सर की गति की रेंज क्या होती है? राइट आंसर 3000 आरपीएम से लेकर 14000 आरपीएम की रेंज इसकी होती है। दोस्तों जो है फूड मिक्सर में यूनिवर्सल मोटर प्रयोग की जाती है और यूनिवर्सल मोटर एसी तथा डीसी दोनों सप्लाई पर चलाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, विद्युत उत्चुंबक का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रिक आयरन सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न है, गीजर की बाहरी आवरण व भीतरी आवरण के बीच में कौन सी सामग्री उपयोग की जाती है? राइट आंसर ग्लास वूल। अगले प्रश्न पर, किसी विद्युत उपकरण में तापन अवयव में कौन सा गुण होना चाहिए? राइट आंसर उच्च प्रतिरोधकता होना चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं, विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाला द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विद्युत रासायनिक तुल्यांक और विद्युत की मात्रा के। अगला प्रश्न है, विद्युत कक्ष तापक यानी इलेक्ट्रिकल रूम हीटर की चार कुंडली ताप प्रदान करने के लिए निर्मित है। अधिकतम ताप प्राप्त करने के लिए वे किस प्रकार की जुड़ी रहनी चाहिए? दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, चारों समांतर में होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, किसी अधिष्ठापन की भूधारा का मान उसकी धारा क्षमता पर निर्भर करता है। 3 किलोवाट और 240 वोल्ट गीजर के लिए भू प्रतिरोध मान की अधिकतम सुरक्षित सीमा है। राइट आंसर 19 ओम आपका उत्तर निकल कर आएगा। दोस्तों इसे आप हल करेंगे, आपका उत्तर 19 ओम आ जाएगा। अगर आप नहीं हल कर पा रहे हैं तो यहाँ से देख सकते हैं वीडियो को रोककर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, आपको संचयन प्रकार के जल तापक की मरम्मत करनी है जिसके गर्म जल में वाष्प उपस्थित है। इसकी समस्या यानी निराकरण डैश की जांच से संभव है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ताप स्थायी की सेटिंग से। अगला प्रश्न है, एक घरेलू ऊष्मीय उपकरण में सामान्यतः तंतु का तापमान क्या होगा? राइट आंसर 550 डिग्री सेल्सियस से लेकर 900 डिग्री सेल्सियस तक। अगला प्रश्न है, आइसोलेटर है। राइट आंसर एक ऑफ लोड स्विचिंग युक्ति है। दोस्तों यही थे हमारे जो कि घरेलू वैद्युतिक से जो कि प्रश्न थे। और दोस्तों ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और कल मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करिए। और वीडियो अच्छा लगता है, अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आती है
तो लाइक ज़रूर किया करें और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर किया करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।